तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग से। क्वांटम कंप्यूटिंग क्यों आजकल इतनी ज़्यादा जिसे कहा जाए उसकी हाइप है, या क्या वजह है कि सारे क्वांटम कंप्यूटिंग में कदम रखना चाह रहे हैं, और नॉर्मल कंप्यूटेशन से क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल कंप्यूटर्स जो हैं उसमें ट्रांजिशन कंप्यूटिंग जो होती है वो बिट्स के थ्रू। डिजिटल बिट्स में क्या होता है, ज़ीरो या वन स्टेट में वो काम करते हैं। ज़ीरो और वन स्टेट में काम करने के लिए बेसिकली जो चीज़ यूज़ होती है वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर्स हमारे पास बहुत स्मॉल कंपोनेंट होते हैं जो कि वोल्टेज स्विचिंग कर रहे होते हैं, और उसी की मदद से हमारे बाइनरी कंप्यूटेशन हो रही होती है सारी, और क्लासिकल कंप्यूटर्स चल रहे होते हैं। अब क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पे पिक्चर में आता है, वो यहाँ पे पिक्चर में आता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में जो क्यूबिट्स होती हैं उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो वन और ज़ीरो के अलावा भी स्टेट रख सकता है। यानी वो एक ही टाइम पे एज वन भी बिहेव कर सकता है और एज ज़ीरो भी बिहेव कर सकता है। अच्छा, ये मैंने एक स्टेप बाय स्टेप एक मीडियम पे आर्टिकल लिखा है अभी इसी के फ्लो के हिसाब से इस वेबिनार के। तो मैं इसी में से सारी चीज़ें बारी बारी एक्सप्लेन करती रहूँगी ताकि ये आपको बाद में भी काम आ जाए, और मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूँगी चैट। तो क्वांटम कंप्यूटर्स, गूगल ने अभी रिसेंटली अपनी क्वांटम कंप्यूटिंग की सुप्रीमेसी शो करी है कि गूगल का ये क्लेम है कि हम क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और वो उन्होंने किस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो कंप्यूटेशन जो कि क्लासिकल कंप्यूटर से 10,000 ईयर्स में होती है, वो एक क्वांटम कंप्यूटर 200 सेकेंड्स में कर सकता है। ये क्लेम इस बात को डिनोट कर रहा है कि गूगल क्वांटम सुप्रीमेसी की तरफ चला गया है, और इन फ्यूचर जितनी भी कंप्यूटेशन हमारी होंगी वो सारी क्वांटम कंप्यूटर्स पे स्विच हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन यूज़ हो रही है। आजकल ज़्यादातर लोग इसी फील्ड की तरफ जा रहे हैं, डाटा साइंस। हमारे पास डाटा की तादाद बढ़ती जा रही है, तो जब डाटा बढ़ रहा है तो कंप्यूटेशन भी इंक्रीज हो रही है। जब कंप्यूटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास उसे ट्रेन करने के लिए टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो इन फ्यूचर जितनी भी मशीन लर्निंग की सारी एप्लीकेशन हैं वो क्वांटम कंप्यूटर पे स्विच हो जाएं, इसीलिए हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्वांटम कंप्यूटिंग में स्पेशलिटी यही है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, क्वांटम फिजिक्स। अब क्वांटम फिजिक्स में क्या है, वही बात से उसी बात से शुरू करते हैं कि हमारे पास क्लासिकल कंप्यूटर्स में क्लासिकल बिट्स होती हैं, बाइनरी बिट्स, जिसको हम कहते हैं या तो वो वन स्टेट रखती हैं या वो ज़ीरो स्टेट रखती हैं। अब क्वांटम मैजिक क्या है कि मैंने आपको बताया कि वन और ज़ीरो दोनों स्टेट क्वांटम के क्यूबिट अपने अंदर रख सकते हैं। इसीलिए क्यूबिट को कहा जाता है कि क्यूबिट ऐसा यूनिट है कंप्यूटिंग इंफॉर्मेशन का जो कि अपने अंदर स्पिन्स की फॉर्म में मल्टीपल स्टेट्स रख सकता है। एटम्स जब हमने फिजिक्स में पढ़े थे, 9 मैट्रिक में सबने ही पढ़े होंगे, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उसकी अप स्पिन होती है, डाउन स्पिन होती है। ठीक है, तो अब यही चीज़ इसमें आ रही है कि जो क्यूबिट है उसमें क्लासिकल बिट में ज़ीरो और वन है, तो हमारे पास जो क्यूबिट है उसमें ज़ीरो वन के अलावा एक सेंटर में स्पिन भी है जो कि ज़ीरो और वन दोनों स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अच्छा, अब दो बिहेवियर इसके ऐसे हैं क्वांटम की क्यूबिट्स के जो कि उसे क्लासिकल बिट से ज़्यादा आउट परफॉर्म करवाती हैं, या किसकी वजह से वो ज़्यादा अच्छी कहलाती है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है? वेव्स में पढ़ा होगा, जो हमने लाइक 9 मैट्रिक में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ा था। उसमें ये होता था कि जो दो वेव्स होती थी वो आपस में जब सुपर इम्पोज होती थी तो कहीं पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसी टाइप का फिनोमेना है ये। यहाँ पे क्या है कि वन और ज़ीरो बिट्स जब आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो वो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को, ज़ीरो को भी और वन को भी, दोनों को डिनोट कर सकते हैं। सही। एक मिनट मैं चैट सेक्शन भी देखती जाऊँ साथ में।
नो क्वेश्चंस येट मैम। नो क्वेश्चन, ठीक है, सही। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैं किसी चीज़ में बहुत फास्ट चली गई और वो दोबारा, तो मुझे आप रोक दिएगा, ताकि क्योंकि चैट सेक्शन मेरे पास अभी खुला हुआ नहीं है, तो मैं स्क्रीन ही मूव कर रही जी हूँ। जी, आई लेट यू नो। सही। अब यहाँ पे हम लोग फिजिकल क्यूबिट किस तरह से रिप्रेजेंट होती है उस चीज़ को देखते हैं। फिजिकल क्यूबिट में एक फोटोन और सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। जब हम ये वीडियो है, इसमें एक सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर, ये जो आपको नजर आ रहा होगा, ये यहाँ से डिफ्लेक्ट है। इस वीडियो को मैं प्ले करती हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में ये हमारे पास फोटॉन्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। फोटॉन्स जब जा रहे हैं तो एक मिनट, अब फोटॉन्स जब हमारे पास एक बीम ऑफ फोटॉन्स यहाँ से जाएगी, तो एक सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर बीच में हमने अरेंज करा। अब सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर क्या करता है, हाफ ऑफ द टाइम वो रिफ्लेक्ट कर देता है और हाफ ऑफ द टाइम वो ट्रांसमिट कर देता है। सेमी ट्रांसपेरेंट है तो उसका मतलब कभी कभार वो उसमें से फोटोन रिफ्लेक्ट कर जाएगा और कभी कभार वो ट्रांसमिट कर जाएगा। ये फिजिक्स के टर्म में क्यूबिट क्या होती है, ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज़। तो हाफ ऑफ द टाइम जब हमारे पास फोटोन जा रहा है इस सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर पे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। प्रोबेबिलिस्टिक नेचर यही होता है कि हमारे पास अनसर्टेन होते हैं, कोई चीज़ हमें नहीं पता होता कि आइदर वो चली जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जो सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर है, इसमें से जब फोटोन जाएगा तो 50-50% चांस होता है कि या तो वो ट्रांसमिट हो जाए और वो जो सामने ये ज़ीरो वाला जो डिटेक्टर है उसमें चला जाए। अगर तो फोटोन उसमें से ट्रांसमिट होके ज़ीरो वाले डिटेक्टर पे चला जाता है तो हमारे पास ज़ीरो जनरेट होता है, और अगर वो 1 वाले उस पे चला जाता है डिटेक्टर पे, तो हमारे पास 1 जनरेट होता है। अच्छा, इस पूरी कहानी का मकसद क्या था? इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि हमारे पास ये चीज़ एक रैंडम नंबर जनरेट कर रही है। क्वांटम कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खासियत यही आती है कि यहाँ पे जो नेचर है नंबर जनरेशन की, वो ट्रूली कम्प्लीटली रैंडम है। जो हमारे पास कन्वेंशनल कंप्यूटर्स में रैंडम नंबर जनरेट होते हैं, वो या तो सूडो रैंडम नंबर जनरेशन होती है। सूडो रैंडम नंबर जनरेशन में ये होता है कि कोई सीड वैल्यू रखी हुई होती है, उसमें से ही आ रहे होते हैं। तो अगर कोई चीज़ सीड वैल्यू रखी हुई है तो इसका मतलब वो कम्प्लीटली रैंडम तो नहीं हुआ, वो तो प्रोबेबिलिस्टिक बिहेवियर उसमें से हट गया, बल्कि वो तो कोई ह्यूमन ही जनरेट कर रहा है, या हम लोगों की सैम्पलिंग की टेक्निक्स लगती हैं वो बहुत डिफिकल्ट होती हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर में ये एक सिंपल अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हमें कम्प्लीटली रैंडम नंबर मिल जाता है। अब इस रैंडम नंबर के बिहेवियर को हम क्वांटम कंप्यूटर में कैसे सिमुलेट करेंगे, इस चीज़ के लिए मैं एक सिमुलेटर खोलूंगी। मेरी स्क्रीन मूव हो रही है? जी हो रही। सही, ओके। अब ये ओरियली का एक सिमुलेटर है। सिमुलेटर क्या होता है? सिमुलेटर रियल क्वांटम कंप्यूटर्स तो नहीं होते, लेकिन वो क्वांटम कंप्यूटर्स के बिहेवियर को हम सिमुलेट करते हैं इसमें, यानी वो फंक्शनैलिटी वो ही देता है, लेकिन वो रियल क्वांटम कंप्यूटर पे ट्रेन नहीं हो रहा। उसकी वजह डिफरेंट वजह है। ये कि क्वांटम कंप्यूटर्स में कूलिंग मैकेनिज्म और इसकी काफ़ी इन डेप्थ डिटेल है, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये एक सिमुलेटर है जिसपे हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखेंगे कि किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। यानी एक ये हम सर्किट बना रहे हैं। अब इस सिमुलेटर में 3 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन ये राइट साइड पे जो हमारे पास प्रोग्राम सर्किट है, हम लोग जो भी हम कोड लिखेंगे साथ साथ उसका सर्किट भी ड्रॉ होता जाएगा, और नीचे हमारे पास सर्कल नोटेशंस, हम जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करेंगे उसके बिहेवियर को एज सर्कल नोटेशन में देख सकते हैं कि उसका आंसर क्या है। और लेफ्ट साइड पे हमने कोड लिखना है। तो अब इसमें हमने कोड लिखना किस तरह से? क्वांटम कंप्यूटर में जब भी हम, ये एक सिमुलेटर है, तो इसमें जो कमांड वगैरह हैं वो
किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की नहीं है, बल्कि इसकी अपनी कमांड्स हैं। तो सबसे पहली कमांड जो इसमें यूज हुई है वो है qc.reset। Sorry for qc.reset क्या interrupting you. करता है? Which question is this from a Greek Khan? Which simulator you are using? MATLAB? नो, इट्स ओरियली qc github.io। Okay. एक्चुअली ये है ओरियली की बुक है प्रोग्रामिंग अ क्वांटम कंप्यूटर, तो उसके साथ ही ये लिंक्ड है। अगर ये आपको ये लिंक दिख रहा होगा ऊपर, मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ। आप इस लिंक पे जाएंगे तो ये सिमुलेटर खुल जाएगा और इसमें डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह भी हैं। इस बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी इस सिमुलेटर में ऑलरेडी रिटन है। तो आप, वैसे तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, तो जो इसके बाद इससे क्वांटम कंप्यूटिंग को मजीद एक्सप्लोर करना चाहें तो मैं उन्हें रिकमेंड करूंगी कि वो ओरियली की बुक ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे नज़र आ भी रही होगी आपको, इसका फ्रंट पेज है ये। तो ये उसी का एक प्रोग्राम है जिसमें रैंडम बिट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो कमांड है वो है qc.reset। qc.reset क्या करती है? हमारे पास अभी बिल्कुल खाली कोई चीज़ नहीं है हमारे एनवायरनमेंट में। ये जो है ये मैंने रन किया हुआ है, इस वजह से यहाँ दिख रहा है, लेकिन अभी अगर मैं इसे दोबारा से रीलोड कर दूँ तो ये नहीं आए, ताकि हम दोबारा से देख सकें। सही है, ठीक है। ये अब qc.reset क्या करेगा? जब इस कमांड को रन करेंगे तो ये एक क्यूबिट एलोकेट कर देगा। एक क्यूबिट अभी एलोकेट हो गया, लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें उसमें वैल्यू जब राइट करवानी है तो हम करवाएंगे qc.write। सही। उसके बाद एक कमांड होती है qc.head। जो अभी मैंने पूरा सर्किट जो एक्सप्लेन किया था, वो सर्किट ये जो सिल्वर मिरर वाला जो अरेंजमेंट था, वो पूरा जो वर्किंग कर रहा है वो इसी qc.head की कमांड से है। यही है जो कि जीरोज और वन को सुपरपोजिशन में प्लेस करता है। तो इसकी मदद से जो हमारे पास बिट पे एक्शन होगा वो कम्प्लीटली रैंडम होगा। हम लोग उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आइदर वो जीरो जनरेट कर रहा है या वन। यानी सबसे पहले हमने एक क्यूबिट एलोकेट की, जैसे बिट एलोकेट करते हैं उसी तरह हमने क्यूबिट एलोकेट की qc.reset। उसके बाद उस क्यूबिट पे अभी हमने इनिशियली जीरो लिखवाया। उसके बाद अगर हमने इसे हैड कर दिया तो अब हैड करने के बाद हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आइदर वो जीरो देगा या वन देगा, दोनों चीज़ों में से कोई सी भी आ सकती है। उसके बाद इसके रिजल्ट को देखने के लिए हमें रीड करना। क्यूबिट्स की एक चीज़ यह है कि क्यूबिट्स को जब हम रीड कर लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यानी हमारे पास मजीद उस क्यूबिट में कोई वैल्यू नहीं रहती। इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया तो ये मेरे पास एक सर्किट आ गया। अब जो मैंने यहाँ पे 4 कमांड लिखी हैं, उन चारों कमांड्स को इलस्ट्रेट करने के लिए ये सर्किट है। इस सर्किट में सबसे पहले हमें क्या शो हो रहा है कि एक क्यूबिट एलोकेट हुई है। यहाँ तक ये जो ऑरेंज मार्क नजर आ रहा है, यहाँ तक क्यूबिट एलोकेट हुई है। 0x1 का मतलब है 1 क्यूबिट एलोकेटेड है। उसके बाद ये गेट जो है नेक्स्ट, जो नेक्स्ट ऑरेंज लाइन से पहले है, वो गेट है राइट, यानी हमने लिखा हुआ होता। इसके बाद ये हेड गेट के लिए हेड गेट है। उसके बाद जो डी सॉर्ट ऑफ सिंबल है वो रीड करने के लिए। तो अच्छा, ये तो हो गया इसका सर्किट, यानी जो हमने कमांड लिखते गए उसका सर्किट ड्रॉ होता गया। अब उस सर्किट का रिजल्ट क्या आया है, एंड में क्या वैल्यू आई है, वो हमें कैसे पता चले? कि वैसे तो यहाँ गेट में भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन सर्कल नोटेशन हमें बताती हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। ये सर्कल नोटेशन अभी हमने जब फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को रन किया, या तो हेड अपनी मर्जी से रिजल्ट देगा, प्रोबेबिलिस्टिक है, तो अभी इसने 1 दिया। अब मैं अगर इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करूंगी तो फिर क्या आता है? 0 गया, देन फिर 1 हो गया। अच्छा, ये चीज़ बिल्कुल रैंडम है, ये नहीं है कि लाइन वाइज आएगा। आप देख रहे हैं मैं रन कर रही हूँ तो 2-3 बार ऐसा भी हो रहा है कि 0 ही रह रहा है। तो ये चीज़, ये 4 लाइंस ऑफ कोड जो है वो एक रैंडम नंबर जनरेट करवा रही है हमारे पास, और ये हम सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? हम लोग क्वांटम कंप्यूटर्स का सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे एक क्यूबिट की जगह एक क्यूबाइट एलोकेट करवाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी? इसको 8 कर दूँगी। सही, यानी अब मैंने 8 क्यूबिट्स एलोकेट किए। 8 क्यूबिट्स यानी 1 क्यूबाइट, और मैंने 0 ही राइट करवाया। देन मैंने उसे हेड कर दिया। तो फिर मैं देखती हूँ कि प्रोग्राम क्या देता है। अब हमारा सर्किट चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे सर्किट में 8 बिट्स आ गए। ये 8 बिट्स इस तरह से अरेंज हुए। अच्छा, अब इन 8 बिट्स के बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको अब हम कैसे देखेंगे? अच्छा, 8 बिट्स कितने कॉम्बिनेशन देंगी? 2⁻8। तो हमारे पास सर्कल नोटेशन भी उस हिसाब से बढ़ गई, और ये जो हमारे पास रीड हुई, हम लोग जितनी मर्जी चाहें बिट्स को एलोकेट करा के उतने रैंडम हो गया। एक रैंडम नंबर जनरेशन की बात था, जैसे कि मैंने बताया। अब रियल क्वांटम डिवाइसेस को कैसे उसकी तरफ मूव किया जाए, तो
मैंने स्टार्ट जब किया था तो मैंने यहाँ से किया था कि हमारे पास जो गूगल है उसने क्वांटम सुप्रीमेसी का क्लेम किया, लेकिन और भी हमारे उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, आईबीएम और आईबीएम की अच्छा गूगल की अपनी लैंग्वेज है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सिर्फ, और हम आईबीएम की अपनी लैंग्वेज है किस्केट। तो आज हम जिससे मजीद आगे जी ओके आज हम जिससे मजीद आगे बढ़ेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग के लेसन को लेके, तो वो होगी लैंग्वेज किस्केट। अब मैंने किस्केट का बताया, किस्केट है आईबीएम की, तो आईबीएम के किस्केट को हम लोग जब रन करेंगे तो जो जिन क्वांटम कंप्यूटर्स पे वो रन होगा वो आईबीएम पे होगा। तो अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होता है क्वेश्चन जी जी, ये फ्रॉम एचपी 0 into 1 में m किसको शो कर रहा है? he is asking. एक मिनट, मुझे सवाल से समझ नहीं आया कि पूछ रहे जी, वो लास्ट जो आपने स्लाइड थी उसमें उसके मुतालिक शायद है 0 मल्टीप्लाई बाय 1 में m1 किसको शो कर रहा है? 0 मल्टीप्लाई बाय 1 में m1 किसको शो कर रहा है? क्लियर थोड़ा अच्छा, नहीं है बस। सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है कि जिसका है उसका माइक या तो अनम्यूट कर दें तो वो मुझे बता दे। जी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। जो वालेकुम अस्सलाम। बिट्स में है जैसे 0 into 1 0 into 2, तो ये 1 to 4 8 जो बिट्स हैं ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? 1 to 4 8 बिट्स, ओके। ये हमारे पास हेक्स नोटेशन में क्वांटम की जो बिट्स होती हैं उसकी एलोकेशन लिखी हुई है। लाइक ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे बाइनरी वेट्स होते हैं, राइट। बाइनरी वेट्स में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं वो 2 raised to the power 0 को रिप्रेजेंट करते हैं, देन 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3 और 2 raised to the power 4। अच्छा, 2 raised to the power 4 ये 10 क्यों लिखा हुआ है? आप बोलेंगे 16 होना चाहिए, तो ये मैंने कहा हेक्स नोटेशन है, तो हेक्स में 16 is 10 देन सो ऑन मींस 2 raised to the power 8 तक। क्लियर है? जी क्लियर है, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आगे मूव ऑन करते हैं किस्केट पे। तो किस्केट आईबीएम की लैंग्वेज है जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स को यूज करने के लिए होती है। तो इसके लिए मैंने एक नोटबुक बनाई हुई है। अच्छा, किस्केट की एक अच्छी बात यह है कि हमारे पास आराम से जुपिटर नोटबुक पे चल जाती है। अगर आप अपने कंप्यूटर में यूज़ करना चाह रहे हैं तो किस्केट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। वेब इंस्टॉल से जैसे आप नॉर्मल, अगर जिसने मशीन लर्निंग वगैरह की हुई है तो पाईटॉर्च, पांडास, या नॉर्मल पाइथन वालों ने भी पांडास के डिफरेंट वर्जन इंस्टॉल करने के लिए एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे करते हैं। नहीं, अगर इस चीज़ का नहीं पता तो आप गूगल को लैब का एनवायरनमेंट, आप सबके पास गूगल के आपकी जुपिटर नोटबुक खुल जाएगी। तो कोलैब एक पाइथन के सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर सकते हैं, उसमें सिर्फ लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होगी। तो मैंने किस्केट का जो बनाई है नोटबुक वो इसी पे बनाई। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने इसमें किया है वो किस्केट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की। अच्छा, मैंने इस नोटबुक को गिटहब पे भी अपलोड कर दिया है, तो आप लोगों को मैं वो लिंक भी शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग अपने पास उसे खोल लिएगा। तो गिटहब में ये डायरेक्ट भी ऑप्शन होता है, ओपन एंड कोलैब, भी आपको नजर आ रहा होगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कोलैब में खुद ब खुद खुल जाएगी। अच्छा, मुझे चैट स्क्रीन मिल जाए तो मैं उसमें डाल दूँ। सही, और मैं ये आर्टिकल का भी लिंक डाल देती हूँ एक साथ। अच्छा, सही, दोबारा सही। अच्छा, मैंने दोनों लिंक्स डाल दिए हैं, एक आर्टिकल का भी लिंक डाल दिया है और इसके अलावा मैंने जो नोटबुक है उसका गिटहब का लिंक डाल दिया। तो गिटहब से ओपन इन कोलैब करके आप अपने पास खोल भी सकते हैं। जो फॉलो अलाउंग करना चाहें वो कर लें, या बाद के लिए आप अपने पास कॉपी करके रख लें। तो मैं इनसे शेयर भी कर दूंगी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो आपको मेल भी कर देंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट, अगर हमें ओके सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें किस्केट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी। किस्केट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के लिए जो कोलैब में
पिप इंस्टॉल किसकिट, और पिप से पहले हमने एक्सक्लेमेशन मार्क भी रखा। इसको जब हम रन करेंगे तो हमारे पास किसकिट के सारे पैकेजेस जो हैं वो खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएंगे। डिफरेंट पैकेजेस हैं, तो वंस आपने इसे इंस्टॉल कर लिया तो उसे कमेंट आउट कर दें। और जब तक कोलैब का एनवायरनमेंट में एक खामी है कि वो 12 घंटे तक एक्टिव रहता है। तो आफ्टर 12 आवर्स जब आपको दोबारा यूज़ करनी होगी तो आपको ये दोबारा करना होगा। तो लेकिन फेयर है ना कि हम लोगों को एक अच्छी सर्विस भी तो मिल रही है। सही, और ठीक है। इसके बाद जब हमने किसकिट की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली तो हमें किसकिट से पैकेजेस को इंपोर्ट करना है। किसकिट में से इंपोर्ट किसकिट, और किसकिट का वर्जन देख लिया। किसकिट का वर्जन मेरे पास 0.14.1। अच्छा, ये वर्जन क्या होते हैं? डिफरेंट नए पैकेजेस आते रहते हैं तो वर्जन चेंज होते रहते हैं, तो इस हिसाब से ये किसकिट का वर्जन है। अच्छा, इसको यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने पास पूरा क्वांटम की सर्किट बना लें और पूरी कंप्यूटेशन वगैरह कर लें। पूरी कंप्यूटेशन वगैरह करने के बाद इसे IBM के क्वांटम कंप्यूटर्स में सबमिट कर दें। IBM के क्वांटम कंप्यूटर्स एक जगह होस्ट हो रहे हैं, तो उनके पास जितनी भी जॉब्स आती हैं वो क्यू हुई भी होती हैं, मीन्स लाइन लगी हुई होती है। तो आपको सबमिट करवाना होता है, तो उसके बाद आपका नंबर जब आएगा तो वो आपका प्रोग्राम रन करके देते हैं। और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है। और क्यूइंग मैकेनिज्म इस वजह से है कि क्वांटम की में फिजिक्स इन्वॉल्व होती है, फिजिक्स एटम्स, तो उसमें कूलिंग मैकेनिज्म का मसला होता है। हीट अप हो जाते हैं वो कंप्यूटर, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो इस वजह से ये मसला आता है। ये इस पे मार्क आ रहे हैं। आई थिंक कोई किसी का पेन खुला हुआ है। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करती हूँ। सही, तो अच्छा, जिसके पास जो पेन था वो अपना पेन संभाल के रखे, क्योंकि फिर नज़र नहीं आएगा। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि हम लोगों को जॉब सबमिट करनी होती है, तो उसके लिए हमें साइन अप करना पड़ता है IBM के क्वांटम एक्सपीरियंस पे। तो इसी नोटबुक में मैंने ये लिंक भी ऐड कर दिया है। इस लिंक पे को आप खोलेंगे तो ये लिंक खुल जाएगा, तो आपको वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना होगा IBM का क्वांटम एक्सपीरियंस, क्वांटम कंप्यूटिंग IBM.com। यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बनाया है। इस अकाउंट को बनाने के बाद हमें प्रोफाइल में जाके माय अकाउंट में ये विंडो खुलती है। इस विंडो में एक API टोकन होता है। इस टोकन को कॉपी करके अपने पास कोड में पेस्ट करना होता है। जब इस टोकन को हम कॉपी कर लेते हैं तभी हम IBM के क्वांटम कंप्यूटर्स पे अपनी जॉब्स को रन कर सकते हैं। तो मेक श्योर जब आप खुद इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपना पहले अकाउंट बनाएं। अकाउंट बनाने के बाद यहाँ से की कॉपी कर लें। अब की कॉपी करके इसे पेस्ट कहाँ करनी है। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले किसकिट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी। तो किसकिट की लाइब्रेरी इंस्टॉल करने के बाद उसको मैंने किसकिट को कहाँ पे भेजना है, IBM क्यू पे, IBM क्यू की असल क्वांटम कंप्यूटर्स पे। तो मैं उस पहले किसकिट में से IBM क्यू यूज़ करूँगी, क्यू इंपोर्ट करूँगी ताकि मैं IBM क्यू के फंक्शंस यूज़ कर सकूँ। IBM क्यू का फर्स्ट फंक्शन क्या है? सेव अकाउंट। सेव अकाउंट के बाद ये जो ब्रैकेट होता है इसमें आपको अपना API टोकन पेस्ट करना होता है। यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया हुआ है वो मेरा टोकन है। आप जब सिर्फ यूज़ करेंगे तो आप अपना टोकन यहाँ पे पेस्ट कर लें। और उसके बाद IBM क्यू का सेकंड फंक्शन है लोड अकाउंट। तो यहाँ पे आके मेरा अकाउंट लोड हो जाएगा। ये तो आप तब करेंगे जब आपने अपनी जॉब्स को क्वांटम के IBM के कंप्यूटर्स पे रन करना। लेकिन एज अ बिगनर तो आप पहले अपने पास ही करेंगे। तो अपने पास करने के लिए पहले इसको पता होना चाहिए कि किसकिट में काम होता किस तरह। हमारे पास किसकिट में जो क्यूबिट्स होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से
इनिशियलाइज हुई होती है। बाय डिफॉल्ट हमेशा जब भी हम क्यूबिट को इनिशियलाइज करेंगे तो वो 0 से ही होगी, वो कभी 1 से नहीं हो सकती। जब हम लोगों को उसे 1 में चेंज करना होता है तो हम उस पर नॉट गेट अप्लाई कर देते हैं। वो नॉट गेट किस तरह से करते हैं वो मैं भी बताऊँ। तो qiskit में वर्कफ्लो इस तरह का होता है कि 3 स्टेप्स होते हैं। हमको अपना सर्किट अपना सबसे पहले क्वांटम सर्किट बिल्ड करना होता है, देन उसे एग्जीक्यूट करना होता है और देन उसको एनालाइज करना होता है। अब ये 3 चीज़ें क्या हैं? बिल्ड, एग्जीक्यूट और एनालाइज। वो जो मैंने सिमुलेटर खोला था उसके रिस्पेक्ट में और इसमें काफ़ी डिफरेंस है, तो आप अभी उस सिमुलेटर को और इस चीज़ को मिक्स नहीं करिएगा। वो सिमुलेटर मैंने बताया था कि वो सिर्फ एक, जिसे कहते हैं, बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, उन्हें ये बताने के लिए कि किस तरह से रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं। लेकिन जब हम IBM क्यू की बात करें, qiskit की बात करें, तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज है और लैंग्वेजेस में डिफरेंस होता है, तो उन चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करें। तो IBM क्यू में 3 स्टेप्स क्या होते हैं? बिल्ड, एग्जीक्यूट, एनालाइज। बिल्ड करने में हम अपना सर्किट उसे डिफरेंट कमांड्स के थ्रू बिल्ड करते हैं। उसके बाद उसे बैकएंड बताया, बैकएंड में या तो हम उसे रियल क्वांटम डिवाइसेस पे भेजेंगे, यानी IBM क्योंकि रियल क्वांटम कंप्यूटर्स पे, या हमारे पास इसमें भी मजीद सिमुलेटर्स होते हैं, AR सिमुलेटर, उसे बैकएंड चूज करना होगा। और तीसरा स्टेप जो है एनालाइज का, एनालाइज में हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक चेक करते हैं, यानी जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं उनको देखते हैं कि वो क्या आ रहे हैं, प्रोबेबिलिस्टिक हैं क्या है। इस वर्कफ्लो को मजीद 6 स्टेप में ब्रेक किया हुआ है। सबसे पहले हम करते हैं पैकेजेस इंपोर्ट, ऐड करते हैं जितने जो भी गेट्स हों। गेट्स अभी मैं 3 गेट्स डिस्कस करूंगी। उसके बाद विजुलाइज करते हैं अपने सर्किट को और उसे सिमुलेट करते हैं और विजुलाइज करते हैं रिजल्ट को। अब इसको कोड से लेते हैं, सही है। अब सबसे पहले जो मैंने बात बताई थी कि हम लोगों को नेसेसरी पैकेजेस इंपोर्ट करने होते हैं, तो ये जो सबसे पहले फ्रॉम qiskit इंपोर्ट स्टैटिक, यानी qiskit में से सब चीज़ें हमने इंपोर्ट कर, तो ये डिफरेंट और मजीद हमने क्या किया, qiskit में से ये 2 तरीके हैं, या तो सारी चीज़ें एक साथ इंपोर्ट कर लें या फिर आप को जो चीज़ रिक्वायरमेंट हो उनको इंपोर्ट करें। तो मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन इसे अगर आपने ये कर लिया तो आपको बारी बारी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट्स बेटर कि यही अप्रोच यूज़ की जाए कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको इम्पोर्ट किया जाए। अच्छा, इसके बाद क्वांटम की जो पहला स्टेप था वो हो गया, इंपोर्ट कर ली हमने नेसेसरी लाइब्रेरी। अब हमने क्या करना है? सर्किट बनाना है। सर्किट बनाने के लिए हमने क्या करा? अच्छा, क्वांटम सर्किट्स को बनाने के लिए साथ में क्लासिकल बिट्स को भी रखा जाता है। क्लासिकल बिट्स को क्यों रखा जाता है? क्योंकि हम लोगों को जब रीड करना होता है कि क्वांटम की बिट्स क्या रिजल्ट दे रही हैं, तो उसे हम क्लासिकल बिट्स में रीड करते हैं, क्योंकि क्लासिकल बिट्स क्या करती हैं, रेंडर, उसकी जो नेचर है उसमें से एक डेफिनेट रिजल्ट दे रही होती है मेजर करने के लिए। सबसे पहले क्वांटम रजिस्टर की कमांड हमने qiskit की पहली कमांड यहाँ से शुरू हो रही है। क्वांटम रजिस्टर क्या करेगा? 2 क्यूबिट्स, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे 2 क्यूबिट्स एलोकेट कर देगा। क्वांटम रजिस्टर है ये। इसके बाद हमने क्या किया? CR को इनिशियलाइज कर दिया एक क्लासिकल रजिस्टर। क्लासिकल रजिस्टर क्या है? इसमें नॉर्मल बिट्स होंगी जो कन्वेंशनल बिट्स होती हैं बाइनरी की, 0 1 जो के बिहेवियर। अब इसके बाद हमने सर्किट बनाना है। जब हमने क्वांटम सर्किट बनाना है तो उसके लिए दोनों चीज़ें देनी होंगी कि हम कितनी क्वांटम बिट्स चाहते हैं और कितनी क्लासिकल बिट्स चाहते हैं। कन्वेंशनली हम लोग ये करते हैं कि जितनी क्वांटम बिट्स होती हैं उतनी ही क्लासिकल बिट्स ले लेते हैं ताकि मेजर करने में आसानी हो, वरना ये आप विद टाइम इंसान को अंदाजा होता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसे क्या करना है। तो ये यहाँ तक हो गया हमारा सर्किट का डिज़ाइन। अब सर्किट को ड्रॉ करना है, तो ये जो हमने चीज़ रिक्वायरमेंट्स ऊपर अपनी डिफाइन की हैं, अब ये सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। अब ये सर्किट जो ड्रॉ हुआ हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत एक जिसे कहा जाए लो लेवल फॉर्म की डायग्राम है, जिसमें Q2 Q1 वो Q2 Q2, क्योंकि हमने 2 क्यूबिट्स लिए हैं इस वजह से Q2 0 और Q2 1, C2 0 C2 1, यानी ये 2 क्वांटम बिट्स और 2 क्लासिकल बिट्स। अब इसे अच्छे तरीके से अगर हम देखना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैटप्लॉटलिब को यूज़ कर लेते हैं, आउटपुट को अपना मैटप्लॉटलिब में दे देते हैं। मैटप्लॉटलिब मैंने ओपन इंस्टॉल ली भी है, इंपोर्ट की हुई है, मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ठीक है। अच्छा, मैटप्लॉटलिब जिनको पाइथन का अंदाजा होगा उन्हें मैटप्लॉटलिब का पता होगा कि वो डिफरेंट ग्राउंड नहीं है, तो वो इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं मैटप्लॉटलिब। वैसे तो अभी इसे आउटपुट के लिए सिर्फ हमें इतना ही करना होगा कि आउटपुट इक्वल टू MPL कर देंगे तो वो मैटप्लॉटलिब से निकलेगा। इससे विजुलाइजेशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, तो इस वजह से मैटप्लॉटलिब में रहते हैं। अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नहीं? There are some questions, Okay, but they are related to scope. I guess we can take that at the end. ओके, सही। अच्छा, अब क्यूबिट जब हमने इनिशियलाइज कर दी तो उसके बाद क्यूबिट को मेजर करना लाजमी होता है। मैंने ये बताया था
कि क्वांटम की क्यूबिट्स को हम जब रीड करते हैं तो तब उसकी सुपरपोजिशन खत्म होती है और हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो रीड आउट करने के लिए उसे मेजर करना पड़ता है। ये मैंने जो ये वाली कमांड लिखी है, इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले जो ऊपर काम किया था वही दोबारा किया हुआ है। सबसे पहले मैंने एन की वैल्यू 8 ली। एन क्यू मुझे क्या बता रहा है कि मुझे कितनी क्वांटम बिट्स चाहिए। एन भी मुझे क्या बता रहा है, मुझे कितनी क्लासिकल बिट्स चाहिए। और मैंने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया। ये सर्किट क्वांटम सर्किट की कमांड से, जिसमें 8 क्यूबिट्स हैं और 8 ही बिट्स हैं। अब मैंने इसे जब मैं इसे ड्रॉ करती तो ये 8 सिर्फ इतना पार्ट नज़र आ रहा होता कि हमारे पास 8 क्यूबिट्स एलोकेट हुई भी दिख रही होती। अब मैंने इसे मेजर भी कर लिया। मेजर क्या करने के लिए मैंने क्या किया, फॉर जे इन रेंज ऑफ एन, मैंने एन ऊपर इनिशियलाइज किया हुआ था 8, क्योंकि एन उतना ही होना चाहिए जितनी हमारी बिट्स हैं, क्योंकि हम बारी बारी एक क्वांटम बिट को एक क्लासिकल बिट में मेजर कर रहे होंगे। तो क्यूसी अंडरस्कोर आउटपुट में हमारा जो सर्किट था वो है, उसके साथ डॉट लगा के हमने मेजर का फंक्शन यूज किया। वो मेजर का फंक्शन क्या करेगा, जे डिफरेंट रेंज ऑफ वैल्यू दे रहा होगा 0 1 से लेकर 7 तक। 0 से लेकर 7 तक की क्वांटम की क्यूबिट्स को उसने बारी बारी क्लासिकल की बिट्स में मेजर कर लिया। ये जो मीटर का साइन बना हुआ है वो मेजर का सिंबल है। ये Q0 से लेकर Q7 तक क्लासिकल रजिस्टर में मेजर हो गई। अच्छा, क्लासिकल रजिस्टर 8 बिट्स का, ये स्लैश डाल के 8 लिखा हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये 8 बिट्स है। तो मेजर करना हमारा लाजमी होता है। तो ये इसके बाद इसका बिहेवियर देखेंगे कैसे, तो उसके लिए हमें बैक एंड लेना होता है। बैक एंड हमारे पास मैंने कहा था कि या तो हम लोग IBM के क्वांटम कंप्यूटर्स पे विजुलाइज करेंगे या फिर हम डिफरेंट बैक एंड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैसम सिमुलेटर पे बैक एंड लिया है। कैसम सिमुलेटर एक सिमुलेटर ही है जो कि किसकिट से इंटरनली मिला हुआ है, जिससे हमें विजुअलाइजेशन इजी हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो रिजल्ट इसका, इस पूरा जो ऊपर सर्किट बनाया था उसको, अच्छा एग्जीक्यूट की कमांड है इसमें। पहला AR.backend, और उसके बाद इस बैकएंड, ये बैकएंड क्या करें, बैकएंड कौन सा ले, बैकएंड के जो आर्गुमेंट है उसमें हम बैकएंड का नाम देंगे। मैंने बताया कैसम सिमुलेटर, तो उसे लिख दिया। डॉट रिजल्ट, यानी हम रिजल्ट देखना चाह रहे हैं और हम उसका काउंट चाह रहे हैं, गेट काउंट। और उसके बाद इस काउंट को सिमुलेटर प्लॉट हिस्टोग्राम के थ्रू प्लॉट कर। अब इसको प्लॉट करने के बाद मैंने बताया था कि अनलेस हम लोग इसमें कोई चीज़ चेंज ना करें तो इनिशियली सारी क्यूबिट्स 0 से इनिशियलाइज हुई होती हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर हम लोग की सारी क्यूबिट्स 0 से इनिशियलाइज हुई हैं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जब हम उसे मेजर करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए। आप लोग चैट में लिखें ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं। सही, उसामा जफर। ओके फाइन, और किसी को? सही है, मैं दोबारा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करते हैं। One minute. सही है, सही। तो मैंने ये कहा कि क्यूबिट का हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए, तो हमारे पास 7 क्यूबिट्स हैं। जब हम इसे मेजर करें तो अगर ये इनिशियली सारी 0 से हैं, इनिशियलाइज्ड हैं, तो हमारे पास जो हिस्टोग्राम का आंसर आना चाहिए वो 0 ही आना चाहिए। तो ये जो हिस्टोग्राम है ये प्रोबेबिलिटीज देता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमारे पास 100% ये प्रोबेबिलिटी है, यानी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, यानी 100% चांसेस हैं कि हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो 0 ही होगा, क्योंकि सारी क्यूबिट्स इनिशियली 0 से इनिशियलाइज थी और हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किए बगैर उसे मेजर कर लिया। ठीक है, तो यहाँ तक एक जो मैंने स्टेप्स बताए थे वो सारे खत्म हुए। वो स्टेप्स क्या थे, दोबारा से एक दफ़ा मैं रिकॉल करवा दूँ। सबसे पहले मुझे बताना होता है कि लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, कौन सी लाइब्रेरी मुझे चाहिए होंगी अपना काम करने के लिए।
उसके बाद मुझे सर्किट बनाना होता है कि क्वांटम सर्किट कितनी उसमें क्लासिकल बिट्स हो, कितनी क्यूबिट्स हो। उसके बाद मुझे अगर कोई गेट्स ऑपरेशन परफॉर्म करने हो तो वो करूँगी, लेकिन अभी मैंने इसमें इनिशियली कोई भी गेट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किए। इसके बाद मुझे क्या करना होता है, उसे मेजर करना होता है ताकि मैं उसका बिहेवियर देख सकूँ, और उसके बाद मुझे इसे के लिए प्रॉपर बैकएंड देखना होता है कि कौन सा बैकएंड, कौन से सिमुलेटर पे मुझे इसे सिमुलेट करना चाहिए, और देन इसके बिहेवियर को देखने के लिए हम हिस्टोग्राम प्लॉट या कोई और सा प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से इसके बाद से हम गेट्स स्टार्ट करते हैं। क्वांटम के 3 इंपॉर्टेंट गेट्स जो आज मैं डिस्कस करूँगी वो नॉट गेट, सी नॉट गेट और हैड गेट। सबसे पहले नॉट गेट क्या करता है, जैसे कन्वेंशनल नॉट गेट होता है बिल्कुल उसी तरह नॉट गेट यहाँ पे भी होता है। यानी अगर 0 वैल्यू को 1 कर देता है और 1 वैल्यू को 0 कर देता है। क्यूबिट्स हमारी इनिशियली सारी 0 से इनिशियलाइज होती है, तो जब सारे क्यूबिट 0 से इनिशियलाइज हैं तो हमें उसे उसकी वैल्यू को ऑल्टर करने के लिए उस पर एक दफ़ा नॉट गेट लगाना पड़ता है। अब मैं वही सारे स्टेप्स जो मैंने अभी एक दफ़ा किए थे, अब मैं उसे नॉट गेट के साथ इम्प्लीमेंट करूँ। सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे 2 बिट्स लेने हैं, 2 ही मैं एन की वैल्यू मैंने 2 ली और 2 ही मैंने क्यूबिट्स ली और 2 ही कन्वेंशनल बिट्स ली। ये मुझे कौन बता रहा है, क्वांटम सर्किट के आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट मुझे कन्वेंशनल क्वांटम बिट्स बता रहा है और दूसरा आर्ग्यूमेंट कन्वेंशनल बिट। यानी मैंने बाद इसे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया। नॉट ऑपरेशन के लिए QC.X, QC क्या है, जो भी मैंने रजिस्टर क्वांटम का सर्किट बनाया हुआ है, मैंने क्वांटम का सर्किट QC के नाम से बनाया था। QC.X, X क्या है, नॉट गेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी मैं अपने क्वांटम सर्किट को नॉट कर दूंगी, और मैंने कौन सी वाली बिट को नॉट करना है मुझे ये भी बताना होगा, क्योंकि मेरे पास 2 क्यूबिट्स हैं, तो उसमें से या तो मुझे या मैं 0 पोजीशन की क्यूबिट को नॉट करूंगी या 1 वाली को। तो मैंने यहाँ पे 0 पोजीशन वाली क्यूबिट को नॉट कर दिया। जब मैंने 0 पोजीशन वाली क्यूबिट को नॉट कर दिया तो उसके बाद मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ मैटप्लॉटलिब से। तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह का दिखेगा, यानी 2 क्यूबिट्स है Q0 Q1, और मैंने फर्स्ट वाली क्यूबिट को नॉट कर दिया और सेकंड वाली क्यूबिट पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, और कन्वेंशनल रजिस्टर ऐसे। अब मैं इसे दोबारा मेजर कर लगा के मैंने इसे मेजर करा तमाम क्वांटम बिट्स को अपनी क्लासिकल बिट में। जब मैंने इसे मेजर कर लिया तो मेजर करने के बाद वही स्टेप मैंने इसे बैक एंड दिया, फिर से कैल्शियम सिमुलेटर पे मैंने सिमुलेट किया, और अब हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, पहले हम लोगों को ये सोचना होगा। अकॉर्डिंगली मैंने अपने जो क्यूबिट 0 है उसको नॉट कर दिया है। क्यूबिट 0 को नॉट कर दिया, यानी क्यूबिट 0 इनिशियली 0 थी तो अब वो 1 हो गई होगी, और क्यूबिट 1 को मैंने कुछ भी नहीं किया यानी वो 0 ही होगी। तो अब मैं इसे जब मेजर करूंगी तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0 1। क्यों? क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट Q0 हमारे पास क्वांटम की कन्वेंशनल की 0 बिट में मेजर हो रही है, उसका आंसर 1 और Q1 का आंसर 0। तो मेरे पास 100% चांस है कि मेरे पास आंसर 0 1 ही आएगा, क्योंकि मैंने नॉट गेट परफॉर्म किया। अब क्वांटम का सेकंड गेट है सी नॉट गेट। सी नॉट गेट बिल्कुल उस तरह काम करता है जिस तरह कन्वेंशनली जॉर गेट काम करता है। जॉर गेट क्या करता है, 2 क्यूबिट्स होती हैं, आर्ग्यूमेंट जैसे हमने QC.X के आगे 0 एक आर्ग्यूमेंट दिया था, लेकिन यहाँ पे हम 2 आर्ग्यूमेंट देते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट कौन होते हैं, एक इसमें से आर्ग्यूमेंट कंट्रोल बिट होता है, सी नॉट इज एक्चुअली कंट्रोल। अब जो कंट्रोल बिट होती है, अगर उस कंट्रोल बिट की वैल्यू 0 होती है तो नॉट ऑपरेशन नहीं परफॉर्म होता, लेकिन अगर उस कंट्रोल बिट की वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास नॉट ऑपरेशन। अब इसका फायदा ये है कि ये हमारे पास जॉर का ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो इसलिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने इसे अपने अब सी नॉट गेट को देखने के लिए सबसे पहले मैंने फिर से वही 2 बिट का ही सर्किट लिया है, 2 बिट कन्वेंशनल और 2 बिट क्वांटम। ठीक है, मैंने अपनी फर्स्ट क्यूबिट को इनिशियलाइज करवाना था 1 से, इसलिए मैंने एक दफ़ा उस पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब मेरे पास क्यूबिट्स में Q0 में 1 वैल्यू है यहाँ तक, और Q1 में 0 वैल्यू है। अब अगर मैं इस पर सी नॉट गेट अप्लाई करूँ, सी नॉट गेट अप्लाई करने का मतलब जिस बिट के ऊपर ये डॉट होगा वो बिट कंट्रोल बिट होगा, और जिस बिट पे प्लस का सिंबल होगा वो बिट हमारी उस पे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो अगर हमारे पास कंट्रोल नॉट है, कंट्रोल नॉट का मतलब Q0 को मैंने 1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, तो Q0 जब कंट्रोल बिट ने उसे 1 डिटेक्ट किया तो Q1 को क्या करना चाहिए, Q1 की वैल्यू को इन्वर्ट कर देना चाहिए। Q1 की वैल्यू इन्वर्ट हो जानी चाहिए 1,
और जब हम इस सर्किट को मेजर करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 1 1, क्योंकि एक बिट ऑलरेडी नॉट की वजह से यहाँ पे 1 हो गई होगी और दूसरी बिट कंट्रोल नॉट में क्योंकि Q0 1 थी तो Q1 उस हिसाब से उसने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया और वो 1 हो गई। फिर से हमने सिमुलेटर पे इसे देखा तो हमारे पास हिस्टोग्राम में अब जो आंसर आना चाहिए वो 1 1 आना चाहिए और वो 1 1 ही आया है। 100% चांस है इसका कि हमारे पास 1 1। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी बिल्कुल जोर गेट की तरह होती है। तो जोर गेट हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट गेट है कन्वेंशनल कंप्यूटिंग में। तो जिस जिस जगह वो यूज हो सकता है वहाँ हम क्वांटम में सी नॉट गेट को यूज करते हैं। सेम पे सिमिलरली अब इसके बाद एक और अच्छा, एक चीज़ मैंने इसमें और एक्सरसाइज मजीद लिखी थी कि मैंने इसको चेंज करके भी किया है, यानी मैं नया सर्किट इनिशियलाइज किया, उसमें मैंने नॉट नहीं किया पहले, यानी दोनों क्यूबिट्स मेरी 0 0 पोजीशन में थी। मैंने नया सर्किट लिया, उसमें डायरेक्ट CX यानी कंट्रोल नॉट अप्लाई किया। सर्किट कुछ इस तरह का दिख रहा है, यानी दोनों की वैल्यू 0 0 होगी। तो अब जब वो कंट्रोल बिट को 0 लेगा तो नॉट गेट को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए, यानी 0 ही वैल्यू रहनी चाहिए Q1 की, क्योंकि हमारे पास कंट्रोल बिट यानी टारगेट क्यूबिट जो है जिसको देख के हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो 0 है। तो इसको जब सिमुलेट किया तो आंसर 0 0 आया। तीसरा गेट जो सबसे इम्पोर्टेंट गेट है हैड गेट, जिसका मैंने थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था, रैंडम नंबर जब जनरेशन। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और मज़ीद बता दूँ कि ये जो गेट्स हैं इनके पीछे इंटेंस मैथमेटिक्स है। क्वांटम कंप्यूटर्स में मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेक्टर्स और मैट्रिसेस पे काम कर रही होती हैं और उसमें कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन भी होती है। तो वो एक अलग पार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी, तो इस वजह से मैंने वो वाला पार्ट कवर नहीं किया है। लेकिन इन गेट के पीछे वो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो आगे मज़ीद ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हैड गेट क्या करता है, सुपरपोजिशन परफॉर्म करता है, यानी हमारे पास जब किसी क्यूबिट पे हैड गेट अप्लाई होता है तो उसके बाद इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि या तो वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यानी वो सुपरपोजिशन ऑफ जीरोस और वंस में चला जाता है। तो इसके बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए मैंने क्वांटम सर्किट जो इनिशियलाइज किया वो 1 क्यूबिट का ही किया है। 1 क्यूबिट का अब क्वांटम सर्किट लिया, देन उस पर मैंने हैड गेट अप्लाई किया। जब मैंने हैड गेट अप्लाई किया और उसके बाद उसे मेजर करके कैसन सिमुलेटर पे दिया तो मैंने ये देखा कि मेरे पास डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आ रही थी 0 और 1 की, यानी हैड गेट ने हमें हमारे जो क्यूबिट थी उसको सुपरपोजिशन में डाल दिया, यानी अब वो एट अ टाइम 0 और 1 की इंटरमीडिएट स्टेट्स में है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा काम आता है हैड गेट। इस सुपरपोजिशन से ही क्वांटम की जो फ्लिपिंग ऑपरेशन होते हैं, यानी मैंने बताया था कि 0 और 1 की इंटरमीडिएट ट्रांजिस्टर 0 और 1 होती है, क्योंकि वो एट अ नॉट गेट और हैड गेट कंस्ट्रक्ट किया है, जिसके बाद मैं बिल्कुल एंड कर दूंगी क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। और अपना थोड़ी सी एप्लीकेशन बता दें कि अच्छा, हाफ एडर सर्किट क्या करता है, जितने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के बैकग्राउंड के होंगे उन सब ने हाफ एडर सर्किट तो पढ़ा होगा। हाफ एडर सर्किट में हमारे पास एक सम होता है, एक कैरी आउट होता है, और हमारे पास जो 2 बिट्स ऐड होती हैं उसका एक सर्किट अगर मैं इसको दिखा भी देती हूँ, किसको ये याद हो। अच्छा, ये इस चीज़ को तो सबने देखा है। हमारे पास एक ए होता था, बी होता था, 2 हमारे पास बाइनरी बिट्स होती थी, और ये हाफ एडर का सर्किट है। हाफ एडर के सर्किट में एक जोर गेट लगा होता था जिसके बाद हमें सम मिल जाता था, और एंड गेट लगा होता था जिसके बाद हमें कैरी। तो इस चीज़ को हम क्वांटम में किस तरह से सिमुलेट करें, क्वांटम में इसका सर्किट बिट डिफरेंट हो जाता है। वो किस तरह से कि क्वांटम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने अपने क्यूबिट्स दोनों को वैसे तो हाफ एडर सर्किट है तो उसके लिए 2 क्यूबिट्स लाजमी थी, तो मैंने
2 क्यूबिट्स मजीद इसके लिए ताकि मैं उसमें चेंजिंग वगैरह करके उसमें ऑब्जर्व कर सकूँ, वो भी मैं मजीद एक्सप्लेन भी करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने QC डॉट हाफ एडर के सर्किट के लिए क्वांटम सर्किट लिया, 4 क्यूबिट्स और 2 कन्वेंशनल बिट्स, सही है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले मैंने इनिशियलाइज कर दिया 0 और 1, यानी Q0 और Q1 को मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। 1 से इनिशियलाइज करने के लिए अगर हाफ एडर सोचा जाए यानी 2 हो जाता है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो 1 0 आना चाहिए। तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने इसे पहले नॉट गेट कर दिया, वरना आप लोग 0 से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सर्किट एक्चुअल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। इस सर्किट में सबसे पहले मैंने एक C0 गेट लगाया। वो C0 गेट क्या करेगा, जो 0 क्यूबिट है मेरी उसको टारगेट क्यूबिट बनाएगा और उसे ऑब्जर्व करेगा फर्स्ट क्यूबिट में, Q2 में। उसके बाद मैंने उसके बाद एक और C0 गेट लगाया है जो कि Q1 को एज अ टारगेट क्यूबिट लेगा और उसे ऑब्जर्व करेगा और उस पर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, अगर इसको हम एक मिनट, अगर मेरे पास पेन हो तो सही। तो अभी मैंने यहाँ तक इसमें 1 इनिशियलाइज कर दिया और इसमें भी 1 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। इसे रेड कर देती हूँ ताकि दिखे, सही है। अब यहाँ पे जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया, ये क्यूबिट मेरी 1 थी, तो इस क्यूबिट को यहाँ पे मैंने जब ऑब्जर्व किया होगा तो ये 1 होगा, सही। इस 1 को मैंने जब 1 कंट्रोल क्यूबिट थी तो उसके अकॉर्डिंगली जब यहाँ पे 0 था तो इसे यहाँ पे आके 1 हो जाना चाहिए, सही। अब मैंने दूसरी क्यूबिट को जब मैंने लिया तो उसका Q1 जो थी उसकी कंट्रोल क्यूबिट 1 थी, तो यानी उसे दोबारा से नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे जो 1 था उसे इसे दोबारा 0 कर देना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दूसरी चीज क्या की, जो मैंने 2 एक्स्ट्रा क्यूबिट्स ली थी, Q2 और Q3। जो Q3 थी उसके ऊपर मैंने CC0 गेट लगाया। वो CC0 गेट क्या करेगा, जो दोनों मेरी असल क्यूबिट्स हैं जिसमें मेरी क्वांटम की इंफॉर्मेशन है, ये दोनों मेरी रियल क्यूबिट्स हैं। मैं एक दफा लिख भी देती हूँ, और ये हेल्पिंग क्यूबिट्स है, सही है। अच्छा, अब जो मेरी दोनों रियल क्यूबिट्स थी उन दोनों को मैंने कंट्रोल बनाया, और अगर वो दोनों 1 होंगी तो यहाँ पे इसको वो नॉट कर देगा इसको, क्योंकि मैंने इनको पहले इनिशियलाइज 1 से किया हुआ था। तो दोनों कंट्रोल, अच्छा, CC0 दोनों पे काम करता है, वो किसी एक को नहीं देखता बल्कि दोनों 1 होंगी तभी वो नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो दोनों नॉट 1 थी, तो यहाँ पे Q3 जो 0 से इनिशियलाइज हुई थी वो यहाँ पे आके 1 हो गई होगी। अब जब मैंने इसे मेजर किया तो मेजर करने के बाद जब मैंने इसे मेजर किया, एक मिनट, तो मेजर करने के बाद मुझे ये वाली जो क्यूबिट है Q3 उसको मैंने क्वांटम की सेकंड बिट में लिया, और जो कन्वेंशनल की सेकंड बिट में लिया, और जो Q2 थी उसको कन्वेंशनल की फर्स्ट बिट में लिया। अब यहाँ पे आता है कैरी और सम का कॉन्सेप्ट, कौन सा वाला सम है और कौन सा वाला कैरी है। जो मैंने दोनों पे C0 गेट लगाया, CC0 गेट, उस CC0 गेट ने एज अ कैरी हमारा आंसर दिया, और जो ये 2 कंसेक्यूटिव C0 गेट लगे हुए थे जिन्होंने बारी बारी उसे नोट किया, वो दोनों मिला के हमारे पास एक्ट करेंगे एज अ सम। तो जब मैंने इसका रिजल्ट देखा, एक मिनट, मुझे इसे रिमूव करना होगा, ठीक है। अब जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया तो अब मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है वो 1 0 आ रहा है। तो
तो इस तरह से ये एक हाफ एडर का सर्किट इतने क्वांटम गेट से मिलके बना। एक दफ़ा मैं दोबारा से बता देती हूँ अगर कंफ्यूजन हो। सबसे पहले मैंने क्यूबिट्स को दोनों को दो क्यूबिट्स रियल क्यूबिट्स जिन पे मुझे हाफ एडर का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और दो मैंने एक्स्ट्रा क्यूबिट्स ली जो कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगी ताकि जो रियल क्यूबिट्स हैं उनकी वैल्यूज चेंज ना हो। तो मेरी दोनों क्यूबिट्स 1 से इनिशियलाइज मैंने कर दी। अब मैंने सम का ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए पहले मैंने फर्स्ट वाली जो कंट्रोल क्यूबिट थी उसको टारगेट बनाया, कंट्रोल बनाया, और उस Q2 पे नॉट परफॉर्म कर दिया, और मैंने देन सेकंड वाली क्यूबिट को एज अ कंट्रोल बिट यूज़ किया और उस पर नॉट परफॉर्म कर दिया। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको मैंने जब मेजर किया तो वो एज अ सम काम कर रहा था। और जो मैंने सी नॉट का ऑपरेशन परफॉर्म किया, यानी जो दोनों मेरी रियल क्वांटम के बिट्स थी उन, और देन मैंने Q3 पे नॉट ऑपरेशन परफॉर्म किया तो उसने एज अ कैरी आउट मुझे रिजल्ट जनरेट करके दिया। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया, 1 0, यानी 1 + 1 = 2 और 2 की बाइनरी नोटेशन 1 0। तो यहाँ तक हाफ एडर कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन देख लेती हूँ एक दफ़ा कि किसके क्या क्वेश्चन हैं। जी, मैं अनम्यूट कर देता हूँ उन्हें जिनको पूछने हैं। ओके, सही। वेट। ओके, जिनको क्वेश्चन करना हो वो अपना माइक अनम्यूट कर दें खुद ही, और दे कैन आस्क वन बाय वन। खिजरा अरशद, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं। और अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर या तो एप्लीकेशन का पार्ट अपना। जी, मैं चलो वैसे ही पूछ लेता हूँ। अभी अभी आपका कुछ डिलीवर करना है, और इज देयर समथिंग रिमेनिंग? एप्लीकेशन का पार्ट अफनान कवर करेंगी, थोड़ी सी क्वांटम कंप्यूटिंग की मजीद एप्लीकेशंस वगैरह बता देंगी वो, देन रैप अप करना है अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, सही। सो अफनान कैन कम ऑन। वो चैट सेक्शन में दे दे, भेज दे ताकि मैं देख लेती हूँ। जी ठीक है। अच्छा, सायरा मरियम आवान ने पूछा कि इज क्वांटम कंप्यूटिंग मोर ऑफ फिजिक्स ओरिएंटेड और प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड? हाउ कैन समवन विद अ फिजिक्स बैकग्राउंड एंटर दिस फील्ड? डू आई हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग? एज इन द होल सेशन आई हैव ओनली सीन प्रोग्रामिंग एंड नो फिजिक्स येट। ओके, हाँ, अगर हम क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है, जो जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है क्वांटम कंप्यूटिंग में, उसके लिए फिजिक्स बैकग्राउंड ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम लोगों को क्वांटम कंप्यूटिंग की बात की जाए तो उसमें जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी भी जॉब्स वगैरह मशीन लर्निंग की होती हैं उसके लिए हमें ये सब कुछ करना होता है और ये सर्किट्स वगैरह बनाने होते हैं, और ज़्यादातर चीज़ें डिलीवर, मतलब सबमिशन और ये सारा जो हैंडलिंग का पार्ट होता है उसके लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी होती है। तो फिजिक्स बैकग्राउंड जिनका है, मैंने और भी बहुत सारे लोग जो थे मेरे साथ क्वांटम कंप्यूटिंग में, उसमें काफ़ी लोग फिजिक्स बैकग्राउंड के भी थे, तो मैंने यही देखा था कि उनको प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी। लेकिन आई थिंक क्वांटम कंप्यूटिंग दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। अगर मैं क्वांटम फिजिक्स में अच्छी नहीं हूँ तो भी मसला है, और अगर मैं प्रोग्रामिंग में अच्छी नहीं हूँ तो भी मसला है। तो खैर अभी जितनी मेरी नॉलेज है उसमें मुझे क्वांटम फिजिक्स का इतना ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग का अच्छा खासा पता। तो आप
एज अ फिजिसिस्ट अगर क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड में आएंगे तो आप रिसर्च वगैरह ज़्यादा अच्छी कर सकती हैं और ज़्यादा अच्छी चीज़ें सजेस्ट कर सकती हैं और क्वांटम के बिहेवियर को ज़्यादा अच्छा एनालाइज कर सकती हैं। तो आपको प्रोग्रामिंग लेकिन थोड़ी सी सीखनी पड़ेगी अगर आपको क्वांटम कंप्यूटिंग में कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करना है। ओके, खिजरा अरशद ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ कैन वी परस्यू क्वांटम कंप्यूटिंग एट दिस एज एज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट एंड फ्रॉम वेयर? ओके, तो सबसे पहली एक चीज़ जो मैं ये बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटिंग का अभी पाकिस्तान में कोई ऐसा स्कोप नहीं है और कोई भी मैंने नहीं सुना कि कोई कंपनी क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रही है, लेकिन वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा काम क्वांटम कंप्यूटिंग में हो रहा है और डिफरेंट जगहों पे काफ़ी लोग पीएचडी भी करवा रहे हैं और कुछ कंपनीज बाकायदा यूज़ भी कर रही हैं क्वांटम कंप्यूटिंग। तो पहली चीज़ आपको ये सोचना है कि आपने कैरियर परस्यू करना है तो वो कहाँ पे करना है, तो उस हिसाब से आप क्वांटम कंप्यूटिंग की फील्ड ज्वाइन करेंगे। या आप रिसर्च करना चाहते हैं तो या तो अगर आपने बाहर जाना है और बाहर जाके आप कैरियर परस्यू कर सकते हैं तो, लेकिन अभी मैं ये कहती हूँ कि अराउंड 2 से 3 साल तक या हाँ, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ऐसी आ गई है तो क्वांटम का अभी जॉब्स वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन एज एन अंडर अगर आपने क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ना चाहते हैं फॉर रिसर्च वर्क तो उसके लिए डिफरेंट 2 बुक्स जिसे मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। एक क्वांटम कंप्यूटिंग की ओरियली वाली बुक जो मैंने अभी आपको दिखाई थी जो सिमुलेटर था ओरियली का। एक और किस्किट की प्रॉपर बुक है, kiskit.org पे मिल जाएगी आपको। उसमें पूरी किस्किट की डॉक्यूमेंटेशन है शुरू से लेकर मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन वगैरह और डिफरेंट क्वांटम के जो एल्गोरिथम्स हैं, एडवांस एल्गोरिथम, वो सब कुछ तो आपको वहाँ से मिल सकते हैं। और इसके अलावा कोर्स भी है, कोर्सेरा पे क्वांटम का कोर्स है, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि वो बहुत अजीब सा भी है और उसे मतलब देख के इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। तो इस तरह के और ट्यूटोरियल वगैरह ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से आप क्वांटम कंप्यूटिंग सीख सकते ओके, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। Would it be Adnan Ali asks, would it be possible to build a quantum computer circuit without reducing the size of base elements bracket semiconductors? कैन यू रिपीट? मुझे थोड़ा सा जी, एक अदनान मिनट अली, में या तो स्क्रीन स्टॉप। चलो मैं दुआ पूछता हूँ। अदनान अली ने पूछा कि would it be possible to build a quantum computer circuit without reducing the size of base elements bracket semiconductors? बेस एलिमेंट्स मुझे एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट। Would it be possible to build quantum computer circuit without reducing the size of the base elements? Okay, सेमीकंडक्टर्स और बेस एलिमेंट्स इन अ सेंस मैंने ये बात बताई थी कि क्वांटम कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर नहीं यूज़ होते, क्वांटम कंप्यूटर में फोटोन का बिहेवियर यूज़ होता है, फोटोन की ट्रांसमिशन और उसकी चीज़ें। तो उसका यही तो फ़ायदा है कि उसमें हम ट्रांजिस्टर नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें हम फोटोन के बिहेवियर पे काम कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये दो एक डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ठीक, क्वांटम कंप्यूटर्स का इससे ताल्लुक नहीं है। सही। और कोई अच्छा, क्वेश्चन रह गया? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सायरा मरियम अवान, any MS computing quantum computing courses being offered by university in Pakistan, or we can only do self study through books and videos? नहीं, अभी तक तो कोई कोर्स नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग का जो कि अवेलेबल है। अलबत्ता क्वांटम फिजिक्स के होंगे, बीएस क्वांटम फिजिक्स में करवा रही है यूनिवर्सिटी, और लेकिन बाहर यूनिवर्सिटी में अगर आप एमएस की बात करेंगे तो बाहर यूनिवर्सिटी में क्वांटम पे बहुत काम हो रहा है और मास्टर्स और पीएचडी ऑफर की जा रही है रिलेटिवली क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, नाउ अफनान अफनान, को होस्ट करा देता हूँ। जी जी, एक मिनट, अफनान अमीन, हम्म, 1 मिनट। मैंने बना दिया। ओके, सही। ओके, अब मैं अपना माइक म्यूट कर लूँ। अफनान अमीन, आर यू देयर? हाँ, अपना माइक अनम्यूट करना। यस आई एम। हाँ, मैंने अनम्यूट कर लिया। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन डिसेबल्ड हुआ है।
मैंने होस्ट तो बना दिया है. 1 minute. तुमने मुझे होस्ट बना दिया लेकिन Okay. It's all right. okay, let me check. Yes. Wait. Okay. Hello everyone. Thank you so much, Maham, for inviting me in the session of quantum computing. Should I start? Yes, go ahead. My name is Afnan Amin Ali. I am a co-founder of esofttext.ai. I will be here for next 5 minutes. There is a little bit intro about myself. I have been working in tech industry for about 3 years, in which I worked in different startups as well. I'm a computer system engineer by profession and a passionate data scientist as well. There's my LinkedIn, GitHub, and Medium account. You can go and follow. So let's dive in the topic. How many of you have question in mind? What is the use of quantum computing? What was its future? What was its application? Why Google and IBM spending millions of dollars on it? I'm not seeing any answers in the chat section. ये सिर्फ मेरे क्वेश्चंस है, आप लोगों के जहन में भी ऐसी क्वेश्चंस हैं? Okay. So I'm moving towards the application part. I'm starting with machine learning, which is my area of expertise. So we all have faced difficulties in training machine learning models due to huge data. We need more powerful computers to process the petabytes of unanalyzed data. Quantum computers have come to rescue us. I write a research related to reinforcement learning in which I face difficulties in training the model due to high computational requirements. But when I done the similar work using quantum algorithms, the training is just no longer a piece of cake for me. Next is optimization. Imagine you are a traveling salesman. You wish to visit the handful of cities and want to know the most optimal routes. It sounds simple enough, but in reality, the process can get quite difficult with classical computers. As you up with the number of variables with only 270 destinations, there are more combinations of travel than atom in universe. But with quantum computers, we could expect the machine to handle all number of permutations and combinations in just few seconds. After seeing some positive sides of quantum computing, let's come to its negative side as well. When we talk about cryptography, we mainly discuss two systems: symmetric systems and asymmetric systems. In symmetric systems, there is a shared secret key, while in asymmetric systems, there is a public key and a private key. Public key is used for encryption, while private key is used for decryption. Virtually all crypto systems are computationally secure. To factor a 204-bit RSA key, the best classical algorithms needs 317 trillion years on a classical supercomputer with a trillion operations per second. But a quantum algorithm can solve this thing with only polynomial complexity. So quantum computers are a big threat to security as well. If you have any questions up till now, I'm monitoring the chat here. No, ma'am, no questions up till now. So this is all about my part. Ma'am, you can continue.
ओके, अगर किसी को मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो हम कर लेते, नहीं तो वी कैन रैप इट अप बस, क्योंकि मेरा पार्ट भी हो गया। अब मैं एक दो क्वेश्चन और ले लूँगी, अगर किसी को है तो पूछ लें, वरना हम खत्म करते हैं। जी जी। Are there any more questions from you all? We will be wrapping in about 5 more minutes. कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग। खुरैम खान asks exactly quantum computers work कैसे करते हैं? एक्चुअली क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे जो जहाँ पे बने हुए होते हैं वो एक पूरे बड़े बड़े रैक होते हैं, like they're just 3 state rather than 2 compared to classical, that's all. हाँ, मेन मैकेनिक्स ये है, उसी चीज़ को एम्प्लॉय करते हुए उन्होंने डिफरेंट जो आपने क्वांटम कंप्यूटर की जैसे मैंने लेक्चर भी उस आर्टिकल में आपने देखी होगी, तो वो बड़े बड़े जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं वो उसमें हमारे पास हीटिंग और कूलिंग मैकेनिज्म भी इंस्टॉल होता है, तो वो उन फोटॉन्स पे ही काम कर रहे थे, फोटॉन्स की मूवमेंट वगैरह पे। और ये जो स्टेट्स हैं, जो क्वांटम की 3 स्टेट्स हैं, यानी 1 0 और 1 और 0 दोनों, तो उस चीज़ की वजह से वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बेसिकली आप उसी चीज़ को लेके चले ना, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स है उसमें 1 और 0 के ट्रांजिशन के बजाय अब आपके पास एक फोटोन के थ्रू यूज हो रही है, उसमें 3 स्टेट्स आ गई हैं, तो जिसकी वजह से हमारी ट्रांजिशन तेज हो रही है, फास्ट हो रही है, तो ये चीज़ है दैट्स इट। और फोटॉन्स इन्वॉल्व है तो हीटिंग ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से उनको एक पैक्ड एनवायरनमेंट में रखा जाता है जहाँ पे उसे मुसलसल कूल किया जाए, तो ये चीज़ ही स्पेशल है उसके बारे में। कंप्यूटेशन फास्ट होती है। हाउ मच इज डिफिकल्टी लेवल इफ आई परस्यू टू ग्रेड 10? 10 में से आई थिंक 7 और 8, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग टू बी ऑनेस्ट मुझे काफ़ी डिफिकल्ट लगी, क्योंकि अभी तो ये जो चीज़ें बेसिक हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे जाके इसमें जो डेंस मैथमेटिक्स है और जो इसके एल्गोरिथम्स वगैरह हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन क्योंकि ये फ्यूचर है, हमारे पास इवेंचुअली हमने क्वांटम कंप्यूटर्स की तरफ ही मूव करना है, तो अगर ये एक स्किल में एडअप होगा, क्योंकि मैं इस वजह से ये बहुत रिकमेंड करूँगी, क्योंकि ये फ्यूचर जो टेक्नोलॉजीज ऐसी होती हैं जो आने वाली होती हैं, जो आगे आके डोमिनेट कर लेंगी, अगर उसमें हम लोग शुरू से काम शुरू करते हैं, तो जब वो आ जाती हैं तो उसमें हम पायनियर्स होते हैं और हम किसी अच्छे स्टेटस पे होते हैं। अब जैसे मशीन लर्निंग है उसमें तो इतने लोग हैं कि हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते, तो इन अ सेंस इस चीज़ को सोच के आप काम करना चाहें तो क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत अच्छी है। How did you get into field so much, as you have mentioned there is nothing related to this in Pakistan, asking as if I could like to know where to begin. Okay. मैंने जो स्टार्ट किया था इस तरह से किया था कि मैं थी अपने 5th सेमेस्टर में, हाँ मैं अपने 5th सेमेस्टर में थी, तो जब तब PIIC का 5th नहीं बल्कि 6th सेमेस्टर में थी, PIIC का मैंने बहुत नाम सुना था और मैंने PIIC का AI का कोर्स भी लिया हुआ था, तो मुझे नया कोर्स आता हुआ दिखा क्वांटम कंप्यूटिंग, और मैंने देन उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ ये चीज़ फ्यूचर है। लेकिन तब मैंने जब ये सर्च किया था तो मुझे ये अंदाज़ा था, लेकिन मैंने इसे एज अ रिसर्च भी लिया था, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है अभी भी मशीन लर्निंग ही है, मेरे एरिया ऑफ एक्सपर्टीज मशीन लर्निंग की है, लेकिन क्वांटम को मैंने एज अ रिसर्च फील्ड अपना साइड में रखा हुआ है। तो मुझे इसी चीज़ ने मोटिवेट किया था कि क्योंकि मुझे आदत है कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ, तो आप भी अगर इस तरह से कर सकते हैं, मीन्स मैं ये रिकमेंड करूँगी कि एक स्किल कोई अपनी ऐसी बनाए जो कि आपको काम करे जॉब और मतलब मॉनेटरी बेनिफिट दे। और अगर क्वांटम कंप्यूटिंग आप परस्यू करना चाहते हैं एज ए फ्यूचर, तो क्योंकि इसमें बहुत रिसर्च वर्क है, बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपके, आराम से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, देन आप हो सकता है बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा आप अगर एक्टिव रहते हो तो आपने ये देखा होगा, लिंक्डइन पे काफ़ी लोग ऐसे दिखते हैं जो कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम कर रहे हैं, तो वो मुझे वहाँ से काफ़ी बेनिफिट मिलता है कि लोग मुझे अप्रोच करते हैं, और मुझे काफ़ी लोगों ने रिसर्च लिखने के लिए भी अप्रोच किया, तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें हैं, पाकिस्तान में नहीं तो बाहर तो है, और हम ही पाकिस्तान में लाएंगे
ऐसे ही कोई चीज़ आती है पाकिस्तान में, ये 2-3 लोग करते हैं, फिर उसे देख के और लोग करते हैं, फिर उसे देख के और लोग करते हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन या बस? Okay, let's end this now. Thank you so much, Maham and Ma'am Afnan, for taking out your valuable time और हमें insight देने के लिए quantum RAM, quantum world की, and looking forward for more future webinars from you. जी. There were some mishaps from me as I'm also new to this technology. Apologies for that. सही है, तो इंशाल्लाह we will contact you for the more future webinars. Okay, this is your host Syed Bilal Faiz signing out from today's webinar. Do give us feedback. Okay, then Allah Hafiz.